deducted from the running bills of contractor in equal installment covering the project period, है ना। तो वो जो मोबिलाइजेशन एडवांस जो हम उसे देते हैं, तो वो हम उसके हर एक बिल से जो भी रनिंग बिल बनाते जाते हैं उसको हम देख लेते हैं कि कितने बिल इनको देने हैं, उस हिसाब से उनका हम एडजस्ट करते जाते हैं, उसको डिडक्ट करके उसको हम लोग पेमेंट करते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ रिकवरी ऑफ मोबिलाइजेशन on completion of recovery of mobilization advance guarantee provided by the contractor is released। जब हमारा मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवर हो जाता है फुल्ली, तब उसका जो गारंटी जो देता है बैंक गारंटी के रूप में या एनएसी के रूप में या पासबुक के रूप में, तो उसका हम रिलीज कर देते हैं। उसके बाद आता है ऑन अकाउंट पेमेंट। इसको एक्चुअल में हम लोग कहते हैं रनिंग पेमेंट। ऑन अकाउंट पेमेंट जो होता है एक्चुअली ये रनिंग पेमेंट होते हैं। कोई कोई इसी को इंटरिम पेमेंट ही बोलता है, रनिंग पेमेंट ही बोलता है, ऑन अकाउंट पेमेंट ही बोलता है। लेकिन रनिंग पेमेंट और इंटरिम पेमेंट में दोनों में डिफरेंस है, जो मैं पहले बता भी चुका हूं तुम लोग को, थोड़ी अंतर है। दिस पेमेंट इज डन व्हेन कॉन्ट्रैक्टर हैज कंप्लीटेड सम पार्ट ऑफ होल वर्क एंड वर्क इज इन प्रोग्रेस। इसमें है कि कोई काम अगर वो फुल्ली कंप्लीट कर लेता है, कंप्लीट करने का माने हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट का टर्म एंड कंडीशन से लेकर के उसके स्पेसिफिकेशन को देखते हुए अगर वो कंप्लीट करता है, तभी बोला जाता है कि उसने काम को कंप्लीट कर लिया है। तब उसका आप रनिंग पेमेंट या ऑन अकाउंट पेमेंट कर सकते हैं। जो कि इंटरिम पेमेंट में था, इंटरिम पेमेंट में क्या था कि आप उसको आप मेजरमेंट लेकर के आप उसको जो उसका एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए उससे आप कम देते हैं। उसको ये नहीं मानता है कि उन्होंने वर्क फुल्ली सेटिस्फाइड किया है और आपने एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये वर्क फुल्ली आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन उसके आधार पर उसको आप पेमेंट देते हो। This payment is done when contractor has completed some part of whole work and work is in progress। माने आगे का काम जारी है लेकिन इतना पार्ट उसने पूरा कर लिया है। उस परिस्थिति में किए हुए पार्ट का हम लोग पेमेंट करते हैं, जिसको हम लोग ऑन अकाउंट पेमेंट करते हैं। दिस पेमेंट इज ऑल्सो नोन एज रनिंग पेमेंट और इंटरिम पेमेंट। इनकी कुछ बुक में दिया हुआ है कि इसको इंटरिम पेमेंट भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल ऐसा है नहीं कि इसको इंटरिम पेमेंट कहते हैं। ये दोनों में थोड़ा अंतर है, लेकिन कोई कोई जो है इसको इंटरिम पेमेंट भी बता देता है। ऑन अकाउंट पेमेंट इज मेड फॉर कॉन्ट्रैक्टर on account payment is made for contractor when he has executed some part of whole work। हाँ, on account payment is made for contractor when he has executed some part of whole work and which has measured and entered in MB। entered in MB कहने का मतलब है कि वो फुल्ली काम उसने तरीके से कर लिया है, इंस्पेक्शन करने के बाद उसका एंट्री हो रहा है मेजरमेंट बुक में, है ना, और अब सही तरीके से उसका मेजरमेंट ले लिए हैं। तब जो मेजरमेंट बुक के बाद जो है एक्सट्रैक्ट उसका जो बनेगा उसके आधार पर पेमेंट करेंगे, और उस पेमेंट को हम लोग कहेंगे ऑन अकाउंट पेमेंट। इफ सिक्योरिटी डिपॉजिट हैज नॉट डिपॉजिटेड देन 10% ऑफ बिल शुड बी रिटेन्ड बिफोर पेमेंट। इस परिस्थिति में अगर उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं किया है तो हमेशा हम 10% उसमें से डिडक्ट कर लेंगे और तब उसको हम पेमेंट करेंगे। क्योंकि ये चीज हमेशा मान लो कि जो 10% आप काटते हो, जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं, वो फाइनल पेमेंट के समय भी नहीं किया जाता है, वो फाइनल पेमेंट के बाद
किसी किसी वर्क में 1 साल के बाद रहता है, किसी किसी वर्क में 5 साल के बाद भी रहता है, किसी किसी वर्क में 8 साल के बाद भी रहता है। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ वर्क पर। जनरली जो है उसका होता है कि 1 ईयर तक आप उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट रख सकते हैं। लेकिन कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो मैंने बताया भी था कि जहाँ वाटर सीपेज या वाटर ट्रीटमेंट जो सीपेज होता है उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट आप करते हैं रूफ वगैरह पर, तो उस परिस्थिति में जो है कि कहीं कहीं 5 ईयर्स, कहीं कहीं 8 ईयर्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा जाता है। अब रोड बनाते हैं तो किसी किसी में 5 ईयर्स का दिया जाता है कि 5 ईयर्स तक आपको जो है कि इसको मेंटेन करके रखना है, हमको 5 ईयर्स तक वो अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क पर। फाइनल पेमेंट, द लास्ट पेमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट पब्लिक ऑनर टू द कॉन्ट्रैक्टर of the entire unpaid balance of work by any approved change order is known as final. ये जो होता है फाइनल पेमेंट वो आपका लास्ट पेमेंट होता है। जो भी आपने किसी भी तरह का उसको पेमेंट नहीं किया है, सारे पेमेंट को मिला करके जो भी उसका ड्यूज है क्या है और उसने काम कैसा किया है, उस सारी चीज को देखने के बाद ही जो है हम लोग फाइनल पेमेंट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दिस इज द लास्ट पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन ए रनिंग अकाउंट विथ इंटायर अनपेड बैलेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। कि आपका जो भी उसके बीच में आपने रनिंग में कहीं उसका डिडक्ट किया है या तो उसको मोबिलाइजेशन एडवांस दिए हुए हैं या कुछ भी दिए हुए हैं, सारे चीज को एडजस्ट करते हुए सारे चीज को सेटल करने के बाद जब हम बनाते हैं उसका बिल, तो वो बिल जो होता है वो फाइनल पेमेंट होता है। फाइनल पेमेंट इज टू बी मेड within 3 months from the date of issue of completion certificate। कि अगर आपने सब तरीके से देख लिया, आप उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं, है ना, कि सारा काम आपका सेटिस्फाइड है, कोई किसी तक विवाद नहीं है, तो जब सर्टिफिकेट देने के 3 महीने के अंदर उसको फाइनल पेमेंट आपको कर देना है। क्योंकि आपने उसे इश्यू कर दिया, ये आपका वर्क सेटिस्फैक्ट्री है, तो आप उसको 3 महीने के अंदर जो भी उसका ड्यूज वगैरह कॉन्ट्रैक्टर का है उसको आपको हर परिस्थिति में पे कर देना है। फाइनल पेमेंट इज मेड आफ्टर कंफर्मिंग द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। फाइनल पेमेंट कब करना है? इन सारी चीजों को देखने के बाद ही फाइनल पेमेंट करना है। उसमें सबसे पहला आता है ए, द वर्क इज कंप्लीटेड एज पर स्पेसिफिकेशन एंड साइट हैज बीन क्लीन। आपने उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया कि उसने काम पूरा कर दिया, लेकिन जब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो उस समय हम देख लेंगे कि उसने जो है कि हमारा जो साइट है जिस पे उसने वर्क किया था वो फुल्ली क्लियर किया है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कुछ उसके वेस्ट मटेरियल पड़े उड़े हुए हैं, उन सारी चीजों को उससे हटवा लेना है। सेकंड, नो डैमेज हैज बीन काउज्ड टू अदर प्रॉपर्टीज एंड नो डिफेक्ट इज अपरेंट। अगर ये भी देखना है हमें कि किसी तरह का दूसरे प्रॉपर्टी का तो क्षति मेरा नहीं किया है उसने, या जो उसने वर्क किया है उसमें किसी तरह का डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है, और तो उसके लिए हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते ही हैं होते। लेकिन हमको फाइनल पेमेंट करने से क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर पर हमेशा दबाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब उसका पैसा बाकी रहता है तो वो आपके अंडर में रहता है, जब उसका पैसा रिलीज होता है तो वो भी अपने दिमाग को रिलीज कर देता है कि अच्छा देखेंगे, अब तो जिस समय सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात आएगी हम देखेंगे उस समय।
लेकिन जैसे ही उसको पेमेंट किए तो पेमेंट से पहले आप उसे जैसे काम चाहिएगा वो करने के लिए तैयार रहता है, और जैसे ही उसके हाथ में पैसा होता है वो निश्चिंत होकर के आपके साइट को छोड़ करके दूसरे साइट पे वो केंद्रित हो जाता है। तो ये सब चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। वैसे तो आप 10% डिफेक्टिबिलिटी पीरियड वगैरह होता ही कि उससे आप करवा सकते हैं, लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि सब कुछ हम उसको पैसा देने से पहले जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो सके हम उससे लेते जाएं। The rates the rates for item of work actually quoted and measured are not in excess of those provided in contract। तो उनको चेक कर लेना है कि अगर किसी में हमने उसको किसी का रेट का कुछ, चाहे हमने उसको पार्ट रेट दिया है या क्या, ऐसा भी होता है कभी कभी कि उसको हम फुल रेट ना दे करके पार्ट रेट देते हैं, कि अगर उसने कंक्रीटिंग का काम देते हैं कभी उसको, तो होता है कि हाई 5000 पर इंक्यू का मैंने उसे काम दिया है, लेकिन किसी कारणवश हम उसको 4000 रुपीज पर इंक्यू का रेट पुट कर देते हैं, है ना। तो उस स्थिति में वो सब देख लेना है कि रेट का हमने कहीं इसको रेट के चलते भी थ्रेड किया है, क्या किया है, वो सारे चीज चेक कर लेने होते हैं, तभी फाइनल पेमेंट कीजिए। The measurement recorded are in accordance with the method prescribed in the contract। अब वो भी देखना है आपको कि जैसे जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट में बताया हुआ है कि उसके अनुसार से आपने मेजरमेंट किया है कि नहीं किया है, और उसने जो मेजरमेंट पुटअप किया है, कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर मेजरमेंट पुटअप करता है, उसका है पावर कि आप चेक कीजिए, वो मेजरमेंट पुटअप करेगा, आप उसको चेक कीजिए कि उसने मेजरमेंट दिया है वो सही है कि नहीं है। तो वो आपका काम है कि उसने जो है कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसके अनुसार मेजरमेंट करके हमारे पास दिया है या नहीं दिया है। इन सारी चीजों को देखने के बाद ही उसका किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का फाइनल पेमेंट किया जाता है। उसके बाद आता है फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट। ये तो सिंपल सा है कि छोटे छोटे कामों के लिए होता है कि फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट। ए सिंगल पेमेंट मेड फॉर ए जॉब और कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऑन इट्स कंप्लीशन इज नोन एज फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट। दिस इज यूजुअली फॉर अ स्मॉल वर्क। जो छोटे काम होते हैं उसके लिए हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट कर लेते हैं, जो होता है उसी समय हम लोग सारी चीज चेक करके उसका पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद आएगी रिटेंशन मनी। Retention money is an amount held back from a payment made for construction work executed by contractor। रिटेंशन मनी क्या होता है कि आप जो है कि कुछ पेमेंट उसका रोक के रखते हैं, फेल्ड करते हैं उसमें, है ना। अब आप ये रोकते क्यों हैं? आपको ऐसा लगा कि उसका कुछ काम आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसने काम अच्छा नहीं किया है, आपको लग रहा है कि आपने जिसका मटेरियल का टेस्ट कराने को दिया है वो जमा नहीं किया है, तो इन सबों के चलते आप उसका कुछ पैसे को फिल्ड करके रखते हैं, रोक के रखते हैं कि ठीक है, जब ये काम तुम करवा लोगे सही रूप से तब मैं ये पैसा रिलीज करूंगा। तो उस पैसे को हम लोग रिटेंशन मनी करते हैं। वो ड्यूरिंग दी जब मेजरमेंट आप बिल बनाते हैं उसी समय आप उसका पैसा रिटेन करके रखते हैं। द इंजीनियर इन चार्ज इज एंटाइटल्ड टू विथहोल्ड सम अमाउंट फ्रॉम पेमेंट मेड फॉर कॉन्ट्रैक्टर, है ना। कभी कभी होता है इंजीनियर इंचार्ज जो होते हैं कि जैसे होता है कि पहले जूनियर इंजीनियर बिल बनाए, फिर असिस्टेंट इंजीनियर के पास वो बिल गया, फिर एक्सिक्यूटिव इंजीनियर के पास बिल गया। तो एक्सिक्यूटिव इंजीनियर अगर सुपरवाइज नहीं कर पा सकते हैं, अभी सक्षम नहीं है वो सुपरवाइज करने में, तो उस स्थिति में भी वो चाहेंगे तो उसके पैसे को कुछ रिटेन करके रख सकते हैं। वो वहां पे काट करके साइन करके रिटेन कर देते हैं। Purpose of retention money are to meet the damage if any, to rectify the defects and any incomplete work। इसका मेन कारण ये होता है कि कोई इसी तरह का आपको काम समझ में नहीं आ रहा है कि उसने काम अच्छे ढंग से नहीं किया है, चाहे हम इससे पैसा रोक के रखें, पहले हम काम करवा लेंगे इससे बेटर ढंग से, तब इसको हम रिलीज करेंगे किसी डिफेक्ट को। यह करने के लिए चाहे कोई काम थोड़ा सा करके छोड़ दिया है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं तो अभी साइट पे नहीं गया हूँ
उसने काम पूरा लगता है, थोड़ा काम पूरा नहीं किया था, कुछ बाकी है, उस स्थिति में जूनियर इंजीनियर प्रेशर में तो बिल कभी कभी बना देते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव को भी हिंट कर देते हैं कि सर यहाँ पर देखिए बिल थोड़ा सा इसको आप रिटेन कर दीजिएगा, तो एग्जीक्यूटिव उस स्थिति में भी रिटेन कर देते हैं उसको। In other word, we can say that retention money are generally held to ensure that a contractor performs all of its obligation under the contract। माने एक्चुअल इसको रोकने का कारण है कि कॉन्ट्रैक्टर को आपको बांधना, कि आप कॉन्ट्रैक्टर को जो आपका कॉन्ट्रैक्ट्स जिस टर्म एंड कंडीशन के अंदर में वो लिया है उसके तहत बांधना है उसको, कि आपको हम काम उसी ढंग से लेंगे। अगर आपका बिल हम बना भी रहे हैं लेकिन अभी हम आपका पैसा रोके हुए हैं और उस आधार पर हम आपसे रेक्टिफाई कराएंगे, जो डैमेज है उसको रेक्टिफाई कराएंगे, या आप पूरा आपने उस काम को अच्छे ढंग से नहीं किया तो वो पूरा करवाएंगे। ये सब चीज़ों के लिए जो है कुछ पैसे को रोकने का ताकत पावर होता है। ये जनरली एग्जीक्यूटिव के हाथ में ही होता है कि वही रोकते हैं ज़्यादातर। जूनियर इंजीनियर तो वर्क तो मेजरमेंट देखते हुए बनाते हैं। रिटेंशन मनी इज रिलीज्ड आइदर ऑन प्रैक्टिकल कंप्लीशन और आफ्टर द एंड ऑफ ए डिफेक्ट नोटिफिकेशन। रिटेंशन मनी जो है कि जब आप प्रैक्टिकली कंप्लीट कर देता है, जो भी डिफेक्ट था उसको दूर कर दिया है ना, उसके बाद जो है रिटेंशन मनी को रिलीज किया जाता है। ऐसा होता है कि जैसे आपने फर्स्ट बिल में, रनिंग बिल में आपने रोक लिया उसको, तो वो बिल कौन सा कहला जाएगा? जब आप रनिंग बिल बना रहे हैं और वो काम ठीक ढंग से नहीं किया है ना, तो उस पेमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? इंटरिम पेमेंट कहेंगे। तो उस समय हमने उसको इंटरिम पेमेंट दे दिया। अब है कि जब हम उसको आगे जब बिल बनाएंगे तो उस परिस्थिति में उसने सारे डिफेक्ट पूरे किए हैं कि नहीं किए हैं, वो सारे डिफेक्ट को जब वो दूर उन्होंने कर दिया है, तब जो है कि हम उस बिल को रिलीज कर देते हैं। हाँ बोलो सर। बोले अब कि फाइनल पेमेंट जो हम लोग करेंगे वो 3 मंथ के अंदर कर देंगे, अगर मतलब काम सही रहा तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड अगर मतलब खत्म तो नहीं होगा 3 मंथ तक, तो फिर फाइनल पेमेंट कैसे कर देंगे? नहीं, बताते हैं ना। देखो, जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है जनरली जो है कि हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है तो 1 साल के लिए होता है। तो हमारा काम है कि उसका जब फाइनल बिल बनाएंगे, क्योंकि जब हम उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिलीज कर दिए है ना, तो जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपने रिलीज कर दिया तो 3 महीने के अंदर उसका फाइनल पेमेंट कर देना है। लेकिन वर्क का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जो होता है वो 1 साल का है, कि 1 साल तक उसका फाइनल पेमेंट तो मैंने दे दिया, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास 10% उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा है। तो जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है उसका, मान लो कि 6 महीने का है या 1 साल का है, जो भी है, तो अगर उसमें किसी तरह की दिक्कतें आती है तो हम उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट से कट करेंगे, और नहीं तो अगर वो पूरा कर देता है तब उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट हम रिलीज करेंगे। तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड से फाइनल पेमेंट जो है उससे मतलब नहीं हुआ। हाँ, उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होगी वो हम रिलीज करेंगे जब उसकी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड क्रॉस कर जाएगी, तभी हम उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिलीज करेंगे। बात तो समझ रही है? डिपार्टमेंट को तो लॉस ही होगा ना, क्योंकि वो तो मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट का ही रख पाएगा, बाकी वो पेमेंट कर दिया है फिर उसको कैसे, उसको तो उतना मतलब लॉस ही होगा ना। कैसे लॉस होगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट जो उसके पास जमा है ना, वो तो 10% होता है ना फिर। हाँ, तो 10% होता है। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जो होता है तो कोई भी काम का इतना डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में मतलब होता है कि काम में जो है कि थोड़ी बहुत जो होती है, ऐसा थोड़े कि जितना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उतना वैल्यू का थोड़े ही हो जाएगा उसका जो डिफेक्ट होगा वो तो थोड़ी ही बहुत होता है। 10% बहुत पैसा होता है ना, तो जो भी उसका वर्क होता है वो 10% के अंदर में ही होता है ना। जो डिफेक्ट जो दूर करता है वो उसमें उसका जो कॉन्ट्रैक्टर का अमाउंट है विदिन 10% के अंदर में ही लगता है। कोई भी काम अगर वो गड़बड़ करेगा, अब जैसे मान लो कि तुम्हारा कॉलम है, तो कॉलम तो अब जब बनाया तो जिस समय अगर आप बीच में रनिंग पेमेंट कर रहे हैं तो आप जब उस पर नजर रखे हुए हैं, आप सुपरविजन कर रहे हैं, तो अगर उसने कंक्रीट का कोई कॉलम बनाया, अगर वो अच्छे ढंग से नहीं बनाया है तब तो आपको उसी समय तोड़वा को फिर बनाना है।
लेकिन अगर उसने प्लास्टर अच्छे ढंग से नहीं किया है, ये सब किया है, तो आपको प्लास्टर तोड़ करके उसको सही करवाना होगा। मान लीजिए किसी तरह का क्रैक आ गया बिल्डिंग में, है ना, ये भी हो सकता है, किसी तरह का क्रैक बिल्डिंग में आ गया, तो उस परिस्थिति में क्योंकि सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर नहीं फंसता है, हमारे डिपार्टमेंट के इंजीनियर भी फंसते हैं कि आपने जो वर्क करवाया है वो सही तरीके से नहीं करवाया है, आपने स्पेसिफिकेशन के अनुसार काम नहीं करवाया है। तो उस स्थिति में कोशिश की जाती है कि जो उसका डिफेक्ट अपीयर हो रहा है उसको हम लोग किसी तरह दूर करें। तो वो चीज होती है डिफेक्टिबिलिटी पीरियड। तो अगर वो 10% पैसा भी रखता है, मान लो कि 1 करोड़ का काम है तो वो 10 लाख रुपया तो रखे हुए हैं, तो उसमें जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, जो भी पैदा होंगे डिफेक्ट, उसमें उसको विदिन 10 लाख के अंदर करवाने का चीज होता है। वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है कि 1 करोड़ का अगर वर्क है तो हमको उसमें डिफेक्टिबिलिटी पीरियड को दूर करने में 50 लाख लग जाएंगे, वैसी बात नहीं होती है। वो बहुत ही नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसकी, उतना पैसा नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोग फाइनल बिल तो दे ही देते हैं, और डिफेक्टिबिलिटी के लिए 10% जो रखते हैं उस पैसे के अंदर उसका वर्क हो जाता है। समझ पाई कि नहीं समझ पाई? यस। हाँ, उसी पैसे में हो जाता है, इसीलिए उसको रखते हैं। ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट लॉस में जाएगा, उस पैसे अब उसी में से हम लोग उसको कट करेंगे, कुछ पैसे लगेंगे। और वो ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कट करने की आवश्यकता पड़ती है, कॉन्ट्रैक्टर बंधा हुआ रहता है और कॉन्ट्रैक्टर उसको डिफेक्टिबिलिटी पीरियड पे उसको देखता है और बनाता है, रिपेयर करता है। और जहां वैसी स्थितियां होती है, कभी कभी वर्स्ट केस भी आता है कि कोई अगर मकान बनाया और मकान ही पूरी तरह गिर चुका, तो उसमें एफआईआर होता है। कभी कभी कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया, कोई बिल्डिंग बनाया कॉन्ट्रैक्टर, और बिल्डिंग पूरी तरह डैमेज हो गई, गिर गई, तो उस स्थिति में जो है कि एफआईआर होता है जूनियर इंजीनियर पर भी, असिस्टेंट इंजीनियर पर भी, कॉन्ट्रैक्टर पर भी। वैसी केस बहुत कम होते हैं, लेकिन वैसी स्थितियां आती है कभी कभी। तो ये सब एक्चुअल में है ना कि पैसा को आपको रिटेन करने का तरीका है कि आपको इतना नियम कानून दिया हुआ है, टर्म एंड कंडीशन बना हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर को आप अपने अंडर में कैसे कैसे रख सकते हैं। रिड्यूस्ड रेट पेमेंट, एक ये भी होता है कि आप जिसको कहते हैं रिड्यूस्ड रेट पेमेंट, कि जो आपने रेट कोट किया है आपको उतना न दे करके रेट को ही कम कर दिया जाता है। कि जैसे सपोज कीजिए कि आपको कोई फैब्रिकेशन करना है किसी बिल्डिंग में, तो फैब्रिकेशन करने में हो सकता है कि आपने नट बोल्ट्स का सही रूप से यूज नहीं किया हो, चाहे कहीं खाली छोड़ दिया हो, कहीं कुछ छोड़ दिया हो, तो उस पोजीशन में जो है हम लोग उसका जो पेमेंट करते हैं उस रेट के अनुसार ना करके रिड्यूस रेट कर देते हैं। उसको फुल पेमेंट ना दे करके उसके रेट को हम लोग घटा के पेमेंट करते हैं। कि अगर मान लीजिए कि उसने 100 स्क्वायर मीटर का वर्क किया है और उसका रेट है 2000, तो हम उसको 600 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पे करेंगे 2000 के जगह पर, तो उसको हम लोग रोकते हैं। तो उसको कहा जाता है रिड्यूस रेट पेमेंट। A contractor should execute a different item of work in a contract as per a specification, drawing, and contract terms and condition. Sometimes the contractor complete any item not as per a specification and drawing, है ना, पता है क्या उसके अनुसार उसने अभी तक किया नहीं है, तो उस स्थिति में उसको जो है हम लोग की पैसे को रिड्यूस रेट में पेमेंट कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो तो वो उस चीज को वो दूर कर सकता है डिफेक्ट को, कुछ चीज तो ऐसी होती है कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा वो दूर नहीं किया जा सकता है ना। उस स्थिति में भी उसका जो पेमेंट होता है वो हम लोग रिड्यूस रेट पे करते हैं। कभी कभी तो हुआ कि उसको रेक्टिफाई कर लिया, जो डिफेक्ट था कि उसको रेक्टिफाई कर लिया, कोई काम अधूरा किया है उसने उसको दूर कर लिया, कोई काम ऐसा किया कि जिसमें जरूरत पड़ गई कि हमको उसको तोड़ के करवाना है कि नहीं ये काम ऐसा नहीं हो, इसको डिमोलिश करो और डिमोलिश करके तो हम तुमसे करवाएंगे। तो ऐसी वैसी परिस्थितियां बहुत सारी होती है। तो उस परिस्थिति में अगर वो आइटम का रेट जेई द्वारा फिल किया जाता है तो उसको जो है कि हमारे
इंजीनियर इंचार्ज उसको रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं, इसमें हमको इतना पेमेंट हम नहीं देंगे, ये एज पर स्पेसिफिकेशन काम किया हुआ नहीं है। तो उस स्थिति में अगर वो दूर कभी अगर नहीं हो सका तो रिड्यूस रेट ही उसका रह जाता है। अगर वो दूर कर लिया जाता है तो उसके आगे वाले बिल में हम लोग उस पेमेंट को पे कर देते हैं। सर कितना % रिड्यूस करते हैं? रिड्यूस करते को डिपेंड करेगा कि उसका कैसा उसने काम किया है, वो आपके स्किलनेस पर डिपेंड करेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको परसेंट उसमें कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है क्योंकि किसी भी एस्टिमेशन में जब भी बनाया जाता है एस्टिमेशन तो लिखा जाता है कि एज पर इंजीनियर इंचार्ज, जो इंजीनियर इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं उन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है ना, कि जो भी एज पर इंजीनियर इंचार्ज अगर जैसा चाहेंगे वैसा डिडक्ट कर सकते हैं। अगर वो चाहें कि हम इसमें से 5% डिडक्ट कर लें, 10% कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। एक चीज हमेशा देखो, एस्टिमेट में जब भी बनता है तो लिखा रहता है एज पर इंजीनियर इंचार्ज। तो इतना भास्ट पावर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को होता है कि उन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये कोई परसेंटेज काटने का नहीं, देखा जाएगा ये कैसा आपका डिफेक्ट है, उस अनुसार उसमें पैसे को आप रिड्यूस कर सकते हैं। सर कॉन्ट्रैक्टर कोई क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकता है इसमें कि इतना क्यों रिड्यूस कर लिए, डिफेक्ट कम है, ये सब? हाँ करेगा। वही ना, उसी देखो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में सारे चीज लिखे रहते हैं, इसीलिए कि नहीं आपका काम सेटिस्फाइड नहीं है, आपने एज पर स्पेसिफिकेशन काम नहीं किया, इसलिए ऐसा ये दिख रहा है। आपका स्पेसिफिकेशन कैसा था, स्पेसिफिकेशन पढ़िए, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्टर जल्दी स्पेसिफिकेशन पढ़ता नहीं है। और जब स्पेसिफिकेशन वो पढ़ेगा तो उसको लगने लगता है कि सही में मैं स्पेसिफिकेशन के अनुसार कार्य नहीं करता हूँ, तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्टर हमेशा चुप हो जाता है। क्योंकि स्पेसिफिकेशन, जैसे तुम लोग स्पेसिफिकेशन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में भी पढ़ी होगी तो तुम महसूस की होगी कि कैसे कैसे उसमें मिलाने के लिए होता है कि 3 बार आप जो है मोटार को अगर मैनुअली आप मिला रहे हैं तो 3 बार उसको आपको मिलाना है, कभी नहीं करता है। 3 बार ड्राई में मिलाना है, 3 बार वेट में मिलाना है, आपको सब कुछ तौल करके वेट करके डालना है। तो बहुत स्पेसिफिकेशन में इतने सारे चीज दिए हुए रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को बांधने के लिए कि कॉन्ट्रैक्टर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, इसलिए वो हमेशा बंधा रहता है। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो काफी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जिनके पास स्किल्ड इंजीनियर रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, तो वहाँ डिपार्टमेंट से वो एकदम आड़ करके काम करता है, वहाँ वो नहीं डरता है। ठीक है समझ गई। ठीक। In the above condition, the engineer in charge checks that item of work that is structurally sound or not so, है ना। जो इंजीनियर इंचार्ज होता है वो देखता है कि ये हमारा जो काम इसने किया है स्ट्रक्चरली साउंड है कि नहीं। अगर वो साउंड नहीं होता है तो उसको डिमोलिश करने के लिए बोल सकता है कि नहीं, आप इस स्ट्रक्चर को हटाइए, इसको आप हटाइए। अगर वो समझता है कि स्ट्रक्चरली साउंड है तो उस स्थिति में भी उसको पेमेंट करेगा। लेकिन अगर उसको ऐसा महसूस होता है कि ठीक है काम तो चल जाएगा लेकिन इसने अच्छे से काम नहीं किया है, तो भी उसको वो डिडक्ट रेट पे पेमेंट कर सकता है। अगर इंजीनियर इंचार्ज को लगता है कि स्ट्रक्चरली तो ठीक है, साउंड है, लेकिन एज पर स्पेसिफिकेशन इसने काम नहीं किया है, तो भी उस स्ट्रक्चर के लिए वो डिडक्ट रेट पे उसको पे कर सकता है। इतना वास्ट पावर दिया हुआ रहता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या इंजीनियर इंचार्ज को। तो इस तरह के रेट को हम लोग कहते हैं रिड्यूस्ड रेट पेमेंट, कि जो उसका रेट है उससे हम कम करके दे रहे हैं। इसके बाद है पेटी एडवांस। इससे पहले हम लोग इम्प्रेस पढ़े थे, वो क्या था कोई बता सकता है? किसी से पूछेंगे तो कोई बताएगा? जो हमने बताया था कि वो पैसा जो है डिपार्टमेंटल लोगों को दिया जाता है किसी, हाँ सर, एडवांस के लिए बताए थे, ट्रांसपोर्टेशन ये सब के बारे में बताए थे सर। ट्रांसपोर्टेशन के लिए है ना, हाँ सर, एडवांस दिया जाता है वो, लेकिन किसको दिया जाता है? डिपार्टमेंटल लोगों को, है ना, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं, डिपार्टमेंट के ही लोगों को दिया जाता है। हाँ सर, यही बताए थे ना? हाँ सर, यही बताए थे सर।
सर हाँ इम्प्रेस्ड केस में सर तो एक डाउट था सर कि उसमें सर डुप्लीकेट भी शायद हाँ बनाया जाता है सर उसका। हाँ 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 ये लाइन उसमें बनाया सर मिस। जाता है। तो डुप्लीकेट सर मतलब हम लोग कार्बन कॉपी रखेंगे सर या कोई और एक और फॉर्म ही रहेगा जिसपे डुप्लीकेट बनाएंगे सर? डुप्लीकेट देखो हमेशा कोई भी चीज जो है ना ऑफिशियल काम होता है ना तो उसमें डुप्लीकेट तो रहता ही है। कभी कभी दो पर ही बनाते हैं सेम, है ना। कभी पहले कार्बन कॉपी का चलता था, आजकल तो अब वो सब चीज होता नहीं है। आजकल तो सीधे कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी दो निकाल लेते हैं, एक ही तरह का दो कॉपी हो गया। और पहले कार्बन कॉपी उसका चलता था कि पहले कार्बन कॉपी पे बनाते थे, अब हम लोग दो कॉपी उसका निकाल लेते हैं। जो होता है सॉफ्ट कॉपी उसी तरह का दो निकाल लेते हैं। और वो जो बिल वगैरह ला के देता है, चूंकि उस बिल में क्या था कि पैसा के लिए आपको तो बहुत जगह रसीद वगैरह नहीं, तो जो आपका जो जो व्यक्ति जो कैरेज दिया जो दिया उसमें उसको भर के देना पड़ेगा कितना पैसा हमको लगा, है ना। तो उसी का वो कॉपी निकलवा करके उसमें साइन कर देता है, सॉफ्ट कॉपी जो निकल जाता है। और पहले क्या था कि वो बिल बना करके देता था, उसमें डुप्लीकेट कॉपी रहता था जिसको कार्बन कॉपी कहते हो, उस तरह से रहता था। और अब तो सॉफ्ट कॉपी में दो ही तो उसको निकलवा लिया, कितना इतना पैसा हमको इसमें लगा, नीचे साइन कर दिया कि मैंने पे किया है, वो इम्प्रेस कैश हो गया। उसको उसके अगेंस्ट में फिर वही रखा जाता था, वाउचर के रूप में रखा गया कि कैसे खर्च आप किए, वैसा होता था। ठीक है सर। तो उसी तरह से है पेटी एडवांस, है ना। ये जो भी पेटी एडवांस है ये भी डिपार्टमेंटल ही होता है कि पेटी एडवांस आर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कैश बाय ए डिपार्टमेंट टू इंजीनियर इंचार्ज फॉर इमरजेंसी नीड्स और इंसिडेंटियल पर्पसेस, है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे डिपार्टमेंट में कोई पैसा रहता है तो इंजीनियर इंचार्ज को जो है वो पावर दिया जाता है कि आप जो कुछ पैसा रखिए, तो अगर मान लीजिए कि कोई चीज आपको अब अचानक क्या हुआ कि आपके जो डिपार्टमेंट के जहां आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वहां अब तुरंत जो है कि चेक या परचेज ऑर्डर ये सब तुरंत देना संभव नहीं है। तो उस परिस्थिति में जो है कि आप जो है उसको जो है पे कर सकते हैं पैसे को, है ना। जो एडवांस लिए हुए हैं इंजीनियर इंचार्ज, जो पेटी एडवांस लिए हुए वो जो है उसको आप यूज कर सकते हैं कि कोई चेक नहीं आ रहा है। माने इसको ऐसे समझो कि कोई भी डिपार्टमेंट है ना। तो डिपार्टमेंट में तो जब भी आता है पैसा किसी न किसी रूप से आता है। अब होता है कि आप हर किसी को पैसा जो है, जैसे मान लीजिए कि कुछ छोटे छोटे सामान खरीदने हैं, आपको स्टेशनरी कुछ खरीदना है, चाहे इनवैल्व्स वगैरह खरीदना है, चाहे और कुछ खरीदना है, बहुत छोटे छोटे सामान जो होते हैं। तो उस परिस्थिति के लिए आप जो है कि हर चीज का चेक और क्या क्या वो सब संभव जब नहीं होते ना, ऐसे तो कोशिश की जाती है कि हमेशा पेमेंट चेक से ही हो। वो सबसे ज्यादा पारदर्शिता उसी में होती है कि जब हर चीज को चेक से पेमेंट करें। लेकिन बहुत से आइटम ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे जहां पर चेक यूज में नहीं आता है। उस परिस्थिति में जो होते हैं इंजीनियर इंचार्ज जो है कि कैश पेमेंट जो है पे कर देते हैं अकाउंटेंट को कह करके कि भाई मेरे जो पेटी एडवांस जो हमारा है उसमें से इतना पैसा कैश इनको पेमेंट कर दो, और वो बिल लेके आते हैं, फिर वो धीरे धीरे एडजस्ट होता है। तो इस तरह का जो एडवांस होता है उसको हम लोग पेटी एडवांस कहते हैं। इसका लिटरेचर हमने लिखा है कि पेटी एडवांस आर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कैश बाय ए डिपार्टमेंट टू इंजीनियर इंचार्ज फॉर इमरजेंसी नीड्स और इंसिडेंटियल पर्पस। होना अचानक ये परिस्थितियां पैदा हो गई तो इट इज गिवन व्हेन अनदर फॉर्म ऑफ पेमेंट, है ना। अनदर फॉर्म ऑफ पेमेंट माने हो गया कि परचेज ऑर्डर चेक्स वगैरह आर नॉट अप्रोप्रिएट, जहां वो लागू नहीं हो पा रहा है कि आप चेक दे रहे हैं तो काम नहीं हो रहा है। जैसे आपके संस्थान में मान लीजिए कि अचानक कुछ सब बल्ब वगैरह सारे खराब हो गए, चाहे स्टार्टर ही खराब हो गया, तो अब हमको एक स्टार्टर लेने के लिए अब चेक देंगे तो क्लियरेंस होगा तब आएगा। तो उस परिस्थिति में आप चाहेंगे तो अकाउंटेंट से कह करके कैश दे करके आप जब मंगवा लेंगे, तो वैसे कुछ पैसे जो होते हैं वो रखे होते हैं जो आप उसको कैश निकाल करके खर्च कर सकते हैं। द इंजीनियर इंचार्ज में यूज दिस एडवांस
फॉर पोस्टेज ऑफिस सप्लाइज मटेरियल्स वेयर कोटेशन अप्रूवल आर नॉट रिक्वायर्ड, है ना। अब वो सब बाकी सब में क्या होता है कि अब जब पैसे खर्च करते हैं डिपार्टमेंट द्वारा तो उसमें कोटेशन अप्रूवल और क्या क्या लेना पड़ता है। तो उन सबों से छोड़ करके जो ये पेटी एडवांस होता है कि आप छोटा सा एक्सीडेंटल वर्क के लिए जो पैसे खर्च कर रहे हैं वही सब पैसे जो होते हैं वो पेटी एडवांस करना होता है। अब पूछो, कुछ पूछना है किसी को तो। सर पेटी एडवांस मतलब कुछ परसेंटेज भी होता है कि इतना परसेंट तो उतना परसेंट? नहीं 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 नहीं, ये लमसम अमाउंट होता है, कोई परसेंटेज नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ भी आता है पॉलिटेक्निक में तो हम लोग देखते हैं, है ना, तो ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसा लिखा के आता है, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए तो कुछ पैसा भेज दिया जाता है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा आया तो वो होता है कि हमारे यहाँ जैसे जो तुम फोटो कॉपी कराते हो तो उसको निकालने के लिए फोटो कॉपी का कागज आ गया, इस तरह के छोटे छोटे चीज़ों के लिए होता है। उसका कोई परसेंट नहीं होता है, वो एक लमसम बना लेता है डिपार्टमेंट कि हाँ इतना पैसा जो है सो पेटी एडवांस में देना चाहिए कि जो तत्काल उनको खर्च होगा। वो देखा जाता है एक्चुअली एक्सपीरियंस के आधार पर कि हाँ भाई इस वित्तीय वर्ष में इतना पैसा हुआ था तो अगला वित्तीय वर्ष में इससे कुछ ज़्यादा होगा, तो वो एक लमसम अमाउंट दिया जाता है और कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ भी आता है, पॉलिटेक्निक में भी आता है कि स्टेशनरी खर्च के लिए लिखा क्या आता है उस पर स्टेशनरी एक्सपेंडिचर इतना, उसमें पेन लेना है, किसी टीचर को पेन देना है, चाहे कॉपी तुम लोग का इंटरनल चेक होता है उसको चेक करने के लिए रेड पेन और ब्लू पेन देने का प्रावधान है, इस तरह के पैसे आते हैं, वो पेटी एडवांस के रूप में आते हैं। ये डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उनके ही ये से आता है, वो फिर रिलीज करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग का टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों खत्म हो गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि उसके बाद वैल्यूएशन शुरू करूँगा। स्पेसिफिकेशन आप लोग का बहुत कुछ तो पढ़ा हुआ है ही लगता है, और जरूरत होगी तो कुछ बता देंगे। स्पेसिफिकेशन आप लोग पढ़ लिए थे ना सर, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में? हाँ सर, स्पेसिफिकेशन तो कुछ बताए थे सर आप। हाँ अच्छा, फिर जरूरत होगा, लेकिन इसके बाद वैल्यूएशन हम बताएंगे। और हम चाहते हैं कि 10-10 लड़कों का आप लोग का एक ग्रुप रहेगा, जैसे कभी डिस्कशन करना हो कि कुछ भूल रहा है, चाहे कुछ के बारे में जानना चाह रहा है, तो इस तरह से क्लास में तो बहुत लड़के जुटे रहते हैं, तो 10-10 लड़कों का रहेगा। तो जब कभी उनकी जो भी दिक्कतें हो वो दूर हो जाए, सिर्फ उन्हीं के लिए वो समय रहेगा, क्योंकि 10 लड़के रहेंगे तो 10 हमारे नजर में भी रहेंगे, और उनके जो भी उनको दिक्कतें हो रही है चाहे जैसे पढ़े हों वो हम बताएंगे उनको जब कभी। तभी हम वैल्यूएशन शुरू करेंगे और उसका 10-10 लड़कों का एक ये बनाएंगे, लेकिन उसको मैसेज कैसे करेंगे, और सिर्फ वही लोग जुट पाएंगे, बाकी लोग उसमें नहीं जुटेंगे, सिर्फ वही 10 पूछेंगे। मान लो कि 5 मिनट भी सबको समय मिलता है तो 50 मिनट का है, तो वैसी स्थितियां भी हम चाह रहे हैं करने के लिए, क्योंकि 50 में डिस्कशन करेंगे तो बहुत से लड़के तो देखते हैं इसमें शांत रहते हैं, कुछ पूछना भी नहीं है, कब वो जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं, समझ में भी नहीं आता है, हमें भी नहीं कि कुछ सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। ऐसे 10-10 लड़कों का बनाएंगे तो हो सकता है कि हम भी उनसे कुछ पूछें, वो हमसे पूछें, ग्रुप बनाना इस पड़ेगा तरह का। ऐसे हाँ ग्रुप बनाना होगा। हाँ उसके लिए हमको लगता है कि तुम्हीं लोग में से किसी का सहारा लेना होगा, कुंदन का सहारा लेंगे, कैसे हो सकता है। ग्रुप तो सर हम लोग का बना हुआ है सर, 10-10 का है, 10, 14, तो 15 उसके का फिर तो है सर। उसके व्हाट्सएप पर भेजना होगा ना, कैसे भेजना होगा? ग्रुप सर हम लोग बना लेंगे सर, खुद ही 10-12 लोगों का बनाना है अगर तो। हाँ हाँ वैसा ही कि उसी 10 लोगों के बीच में वो लिंक जाएगा, अच्छा, और वही जुटेंगे, और उन लोग हमसे पूछेंगे, हम उनसे पूछेंगे, है ना। ठीक है, वो हमें ज्यादा बेटर महसूस हो रहा है कि कम से कम लास्ट जो कहा जाता है कि ऊपर से पैसा चलता है तो गांव के उस घर तक जाता है कि नहीं जाता है, ये देखना जरूरी है। तो उससे क्या हुआ कि वो लड़के जो कभी हमारे सामने नहीं आते हैं, है ना, उनके तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि वो आज तक क्या क्या पढ़े हैं, क्या सीखे हैं, क्योंकि ये लास्ट माने जो 6 मंथ का जो पीरियड है लास्ट ही है,
इसके बाद तो आप लोग कॉलेज से बाहर हो, तो हम वही चाह रहे हैं कि वैसा थोड़ा सा करें, लेकिन थोड़ा सा वैल्यूएशन अभी पढ़ लेते हैं। अभी तो एग्जाम आप लोग की होगी नहीं, एग्जाम होने में भी लेट होना चाहिए, अभी तो देखिए कब लेता है। सितंबर अक्टूबर में सर हो सकता है। सर हाँ वही कह रहे हैं कि सर 2-3 को क्वेश्चन है सर, उसको पूछ लेते हैं पहले सर। सर एक आया था ना सर बीच में टर्म एक आया था इंटरमीडिएट पेमेंट कुछ करके आया था सर। हाँ 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 तो वो सर क्लियर नहीं हो रहा है। इंटरमीडिएट पेमेंट मतलब सर इंटरमिटेंट पेमेंट से रिलेटेड है क्या सर? इंटरमीडिएट माने बीच का जो पेमेंट जो आप देते जा रहे हैं, बीच में जो सारे पेमेंट हुए इंटरमीडिएट पेमेंट हुए, जैसे फर्स्ट एंड फाइनल के बीच में जितने पेमेंट होंगे सारे इंटरमीडिएट पेमेंट होंगे। हाँ ठीक है सर। सर और एक बार हाँ सर, ये रितु जी का ही सर बुक पढ़ रहे थे तो उसमें एक टर्म आया था सर DDO, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर सर, ऐसे ही करके कुछ था सर। हाँ, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर जिसको कहते हैं DDO। DDO वो होता है कि जो आपका जिसके आदेश साइन पर ही पैसा निकलता है। ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर जिसको कहते हैं DDO, वो जनरली जो है कि किसी भी इंस्टीट्यूट का हेड होता है, या अगर हेड नहीं है तो वो बनाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ का DDO जो है प्रिंसिपल है, बाकी सारे लोग सब काम करा लेंगे, लेकिन फाइनेंशियल पावर DDO को ही होता है। अगर वो प्रिंसिपल किसी को बना के जाते भी हैं यहाँ से, तो और चीजों पर वो आदेश कर सकता है प्रभारी प्राचार्य जो बना हुआ है उस समय के लिए, लेकिन वो DDO नहीं हो सकता है। जैसे ही वित्त की बात आएगी, पैसे की बात आएगी, वो नहीं कर सकता है। तो DDO वही होता है, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर कहते हैं जिसको उनके साइन से ही पैसा निकलेगा। एक तो एक जो कैशियर होता है उसका साइन होता है, और DDO का साइन होता है। अच्छा, माने जनरली इंस्टीट्यूशन के हेड होते हैं जनरली। हाँ ठीक है सर, सर समझ गया सर। हमको लगा सर कि कुछ ड्राइंग वगैरह से रिलेटेड होगा। नहीं, ड्राइंग से नहीं, ड्राइंग माने निकालने वाला, ड्रा करना, हाँ, जैसे कहते हैं समझ ना गया सर। विड्रावल फॉर्म है तो ड्रा हाँ। करने वाले जो होते हैं वो हुआ, ड्राइंग नहीं। ठीक है सर। सर ये सर क्वेश्चन था कि ये MB पे सर मेजरमेंट बुक पे सर साइन रहता है, तो सर किसका किसका साइन रहता है सर उस पे पहले से किया हुआ? हाँ, मेजरमेंट बुक पर सबसे पहले साइन करते हैं जैसे ही आता है। देखो दो तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। एक तो मेजरमेंट बुक चाहेगा, है ना, मेजरमेंट बुक नहीं, वो तो अपना मेजरमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर अपने इंजीनियर से बनवा सकता है। अब जूनियर इंजीनियर उस मेजरमेंट को चेक करके मेजरमेंट बुक पे एंट्री करेगा। अगर उसको सही लग रहा है तो उसी को चेक करके कि जो उसने मेजरमेंट बना के दिया है अगर वो सही है तो उसको एंट्री कर लेता है। अगर इंजीनियर नहीं रखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर, तो अगर जूनियर इंजीनियर हमारा मेजरमेंट लेता है तो वो मेजरमेंट करने के बाद उस पर साइन करता है। साइन करने के बाद उसका जो है कि उसका 25% जो है सो साइन करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर। मान लीजिए कि उसने अगर 10 लाख 1 करोड़ का बिल है, तो उसमें से 25 लाख का बिल को देखेंगे असिस्टेंट इंजीनियर, वो भी उस पर साइन करेंगे। उनको भी चेक करना है कि जो मेजरमेंट जो उनका है 1 करोड़ का जो बिल है, उसमें से 25 लाख का मेजरमेंट को असिस्टेंट इंजीनियर भी देखते हैं और तब वो उस पर साइन करते हैं। उसका 10% हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी देखते हैं कि जो असिस्टेंट इंजीनियर जो देखे हैं उसका 10% वो भी देख करके उस पर साइन करते हैं, तब जाके मेजरमेंट बुक तैयार हुआ। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर का भी उस पर साइन दिया जाता है कि आप इसको एक्सेप्ट कीजिए कि ये मेजरमेंट जो हमने लिया है वो सही है। समझ ये गए? नहीं बोल हाँ समझ तो गए सर, ये तो पता ही था सर। हाँ। ये मतलब पहले से ही सर किसका साइन रहता है, मतलब बिना कुछ डाटा भरे ही भी क्या साइन रहता है सर? नहीं, बिना डाटा भरे हुए कोई उस पर साइन नहीं रहता है। मतलब वो सिर्फ ये होता है ऑथोराइज्ड। हाँ सर, हाँ बताते क्वेश्चन ये हैं है सर कि वो क्या ऑथोराइज्ड होता है सर कि मतलब कि ऑथोराइज्ड MB जैसे कि होगा तब मतलब किसका किसका साइन है तभी ना रहेगा सर ऑथोराइज्ड वो? हम नहीं बताते हैं। वो क्या होता है कि जैसे आप मेजरमेंट बुक जो MB बुक होता है, तो उसको जो है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में एक रजिस्टर पर, है ना, नोट करके सारे और उस पर अंकित कर, उसके टॉप जो कवर पेज होता है उस पर MB बुक नंबर दे करके उस पर रजिस्टर्ड पर उसको नोट कर लिए जाते हैं, है ना। और वो जब नोट कर करके उस पर वहां से उस पर दे दिया जाता है, नंबर दे दिया जाता है,
क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग अपना बनाने का तरीका होता है। उसके बाद आप जब जिनको देंगे, जिस जूनियर इंजीनियर को या असिस्टेंट इंजीनियर को, जिसको भी जो भी चढ़ाना हो, तब उनको वो मेजरमेंट बुक का साइन ले लिया जाता है कि आपने फलना फलना नंबर्स का मेजरमेंट बुक लिया है, आप इस पे साइन कर दीजिए। और तब उनको वो मेजरमेंट बुक रिलीज किया जाता है कि ये मेजरमेंट बुक आपका हुआ, किस काम के लिए ले रहे हैं वो काम भी नोट किया जाता है और आपको ये दिया जा रहा है। और उसमें ऐसे नहीं कि उस पर साइन करके पहले ही से रिलीज किया जाता है, ऐसी बात नहीं, तो फुली ब्लैंक होता है। अच्छा, ठीक है सर। उसमें पहले से साइन नहीं रहता, वो फुली ब्लैंक होता है। उसमें बस उसी तरह का फॉर्म बने हुए रहते हैं, मेजरमेंट फॉर्म और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बने रहते हैं, उसी तरह का रहता है। जब उसको एंट्री होने लगता है तब उसके बाद सबका शुरू हो जाता है। तब फिर जूनियर इंजीनियर क्या करता है कि उसमें अपना पेज वगैरह गिन करके जो भी है ना, टोटल काउंट वगैरह कर लेता है। काउंट करने के बाद देख लेता है कि सब कुछ सही है कि नहीं, क्योंकि अगर बीच का नंबरिंग अगर गलत होगा तो जूनियर इंजीनियर फंस सकता है। तो वो उसमें काउंट करने के बाद उस पर लिख देता है कि इस मेजरमेंट बुक में पेज नंबर इतना से इतना तक है ना। और उसके बाद तब वो साइन करता है और उसके बाद वो एक्सक्यूटिव से भी साइन करा लेता है, तो दैट इज वैलिड मेजरमेंट बुक। अब वो मेजरमेंट बुक वैलिड हो गया, क्योंकि जो आदमी ले रहा है उसको काउंट करना है। जैसे हम लोग, तुम लोग एग्जाम देते हो तो हम लोग को जो क्वेश्चन पेपर मिलता है तो गिन के मिलता है, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं कितना क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया कि नहीं आया। तब हम लोग के पास एक आता है बाद में साइन कराने के लिए, उसको लिख देते हैं कि हम लोग इतना क्वेश्चन पेपर पाए और ये किए। तो उस तरह से वो मिलने के बाद तब वो साइन करता है, उसमें अंकित कर देता है कि पेज नंबर इतना से इतना तक अंकित है, और तब वो साइन करता है। उसके बाद एक्सिक्यूटिव से साइन कराता है, तब वो वैलिड मेजरमेंट बुक हो गया, आप उस पर एंट्री चढ़ा सकते हैं। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन था सर कि ओवरसियर तो मतलब सुपरवाइजर को ही कहेंगे क्या सर? नहीं, ओवरसियर कहते हैं जूनियर इंजीनियर को। अच्छा, जूनियर इंजीनियर का ही नाम है ओवरसियर, समझे? उसी को ओवरसियर साहब पहले बुलाता था लोग, ओवरसियर साहब है। ओवरसियर वही होते हैं, जूनियर इंजीनियर को ओवरसियर साहब कहा जाता है। ठीक है सर। जूनियर असिस्टेंट को एसडीओ साहब हाँ, कहा जाता है। हाँ, अच्छा, वो तो समझ गए सर। सर एक टर्म आया था सर कि ऑडिट, तो ऑडिट सर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, तो सर ये मतलब कब इन्वेस्टिगेट करेंगे सर? ऑडिट कब करेंगे सर? ऑडिट क्या होता है कि जैसे मान लो कि तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से लेकर मार्च तक, है ना, तो उस फाइनेंशियल ईयर में आपको कितना फंड आया गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, उस डिपार्टमेंट को, और आपने क्या एक्सपेंड किया, और आपने जिस तरीके से एक्सपेंड किया वो सही है कि नहीं है, उसके अगेंस्ट में आपके पास वाउचर है कि नहीं है ना। सारे चीज उसमें देखे जाते हैं ऑडिट करते समय। वो सरकार गवर्नमेंट के ऑडिटर होते हैं, ऑथोराइज्ड ऑडिटर होते हैं, वो आते हैं आपके ऑफिस में बैठेंगे, आपके जितने कैश बुक से लेकर के और भी जो भी रजिस्टर्ड हैं वो सारे उनके सामने दिए जाते हैं, और जो भी ब्यौरा आपका खर्च का उस पर लिखा हुआ है, तो उसके अगेंस्ट में जो जो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, अगर वाउचर की जरूरत पड़ेगी तो वाउचर की दिखाएंगे, आपको देखा जाए कि वो वाउचर पर सबका साइन है कि नहीं है। तब अगर वो सब कुछ देखने के बाद उनको लगता है कि सब एक सिस्टमेटिक ढंग से किया हुआ है, तो वो लिख के जाते हैं कि इतना वित्तीय वर्ष का ऑडिट कर लिया गया है, इनका सब कुछ सामान्य है। अगर किसी तरह की गलतियां पाई जाती है, तो जिस पर्सन के द्वारा गलतियां होती है, चाहे किसी का साइन नहीं है, चाहे कोई गलत साइन किया है, तो उस स्थिति में उनको शोकॉज एक नोटिस दी जाती है, और नोटिस देकर के उन्हें बुलाया जाता है और उससे स्पष्टीकरण पूछा जाता है कि आपने ऐसा गलती क्यों किया। तो ऑडिट में हुआ कि माने रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर दोनों को जो है कि लेखा जोखा का जो ऑडिट किया जाता है वही ऑडिट होता है। ऑडिट रिपोर्ट वही बन के जाता है आपको किसके पास? जनरल अकाउंट एजी के पास जाता है, अकाउंट्स ऑफ जनरल के पास जाता है, वहाँ कुछ ठीक हो जाता है। फिर वो मिलाता है अपना कि हमने इतना पैसा रिलीज हुआ था, इसका गवर्नमेंट की तरफ से इतना का बिल है, इसके पास इतना सरेंडर किया इन्होंने। ऑडिट समझे? हाँ, समझ गए सर कि एक तरह का क्रॉस चेक है कि सही से कम हुआ था या नहीं। हाँ, बस क्रॉस चेक ही है। गवर्नमेंट के ऑडिटर होते हैं, वो क्रॉस चेक करते हैं
क्योंकि हर के ऊपर एक बंधन है बंधा हुआ। ठीक है, तब आज यहीं तक रहने दें। ये खत्म हो गया है, उसका अटेंडेंस तुम लोग कर ले लें। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो। कैश पेमेंट और मनी ऑर्डर चेक को हम मोड ऑफ पेमेंट कह सकते हैं क्या? कैश पेमेंट? हाँ ऑफ कोर्स। ये टेलीग्राफिक ट्रांसफर ये सब होता है, ये सब को कैश पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट है, वो सारे मोड ऑफ पेमेंट है। वही पूछ रहे हैं। हाँ सारे मोड ऑफ पेमेंट है, सारे मोड ऑफ पेमेंट है, कुछ नहीं सोचना उसके बारे में, सारे मोड ऑफ पेमेंट ही है। कैश पेमेंट करो या तो उसको फिर तुम चेक दो, ड्राफ्ट दो, सारे मोड ऑफ पेमेंट ही है। नहीं रखेंगे तुम लोग का 10-10 का रखेंगे, थोड़ा सा हर बच्चा से हमको भी रूबरू होना है, कौन कहाँ तक समझ पा रहा है नहीं, उसको भी थोड़ा लगेगा, वो भी अछूता नहीं रहे, होना जरूरी है। लेकिन पहले कुछ और पढ़ लो, उसके बाद बोलो 1 to 10 बोलो।